हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोपीय राष्ट्रवाद, ये पूरा चैप्टर समझने वाले हैं बहुत ही कम समय में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यूरोपीय राष्ट्रवाद चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं और कम समय में ज्यादा चीजें करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम समय में ज्यादा, शिवम सर का वादा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूरोप तो आप समझ ही गए होंगे कि एक महाद्वीप है। और अगर हम बात करें राष्ट्रवाद की, वाद का मतलब होता है विचारधारा, यानी कि देश प्रेम की विचारधारा, इसको बोला जाएगा कि भैया राष्ट्रवाद। देश प्रेम सर, जैसे हम अपना तिरंगा झंडा देखते हैं तो हमें यह लगता है कि भाई ये मेरा अपना झंडा है। ठीक है, हम कोई गीत सुनते हैं, राष्ट्रीय गीत सुनते हैं, राष्ट्रीय गान सुनते हैं तो लगता है कि ये हमारा अपना राष्ट्रीय गीत है। वैसे ही लोगों के अंदर ये भावना किस प्रकार से उत्पन्न हुई होगी, इन सारी चीजों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ? तो वो देश था हमारा फ्रांस। और होता क्या है कि एक फ्रांसीसी कलाकार होते हैं जिनका नाम होता है फ्रेडरिक शोरियो। फ्रेडरिक शोरियो क्या करते हैं, अपने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाते हैं और इस 4 चित्रों की श्रृंखला में उन्होंने दिखाया कि भैया एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल है और दूसरे हाथ में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि भैया देखो, ऊपर जो है ना, यहाँ पे ईसा मसीह, संत और कुछ फरिश्ते हैं और उसके बाद नीचे क्रांतिकारी हैं। ये फरिश्ते आशीर्वाद दे रहे हैं जबकि क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं? क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ ऐसी संस्थानों के मुकुट, या कहें कि कुछ ऐसी संस्थानों के अवशेष पड़े हुए हैं, राजाओं के मुकुट पड़े हुए हैं जो कि कैसे राजा थे? निरंकुश राजा थे, जिनके ऊपर किसी का अंकुश ना हो। ये फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शोरियो ने इस चित्र को तैयार किया था। उसके बाद अगर आगे बात करें तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा। बच्चों, फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो सबसे पहले देखा गया कि भैया राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। लोग ये जानने लगे कि भाई देश नाम की कोई चीज होती है, देश प्रेम कुछ होता है ना। राज्य को राष्ट्र में कैसे बदला जाएगा उसके बारे में लोग सोचने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक शक्ति के रूप में राष्ट्र का विकास हुआ। एक शक्ति के रूप में, जैसे भारत क्या है? भारत एक तरीके से कहे कि भाई ये पूरी दुनिया की शक्ति है। अमेरिका क्या है? दुनिया की शक्ति है। वैसे एक शक्ति के रूप में एक देश का किस प्रकार से विकास हुआ, ये सब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। और भाई ये फ्रांसीसी क्रांति होती क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वहां पे एक राजा था जिसका नाम था लुई शोल्वे। अब ये जो लुई शोल्वे राजा था वो एक निरंकुश राजा था और वहां पे जो राज करता था तो वो राज बहुत गंदे तरीके से करता था। वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। तो उस राजतंत्र का जो है समापन हो जाता है, और क्योंकि क्रांति होती है और उसके बाद प्रजातंत्र जो होता है वो शुरू हो जाता है। और कुछ जो शिक्षित लोग होते हैं वहां के, वो लोग जैकोबियन क्लबों को बनाने लगते हैं और ये इसमें शिक्षित वर्ग वाले लोग भी थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि क्रांतिकारी लोग भी थे। इसके बाद आगे करें तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों के अंदर सामूहिक पहचान की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। सामूहिक पहचान का मतलब कि हाँ, अपनापन की भावना, कि भाई जैसे आप एक समूह में रहते हो, आप अपने गांव में रहते हो तो आपके गांव को लगता है कि भाई ये मेरा गांव है, ये मेरे गांव के हैं। कहीं बाहर आप जाते हो, आपके गांव को कोई दिख जाता है तो आपको लगता है अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे टहल रहे हो। तो ये हुई एक सामूहिक पहचान की भावना जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों के अंदर उत्पन्न होने लगी। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पितृभूमि और नागरिक पर जोर दिया गया। होता क्या था कि पहले राजा का बेटा ही राजा बन जाता था, है ना। नागरिकों को कुछ अधिकार ही नहीं था। तो भाई पितृभूमि यानी पिताजी की भूमि और साथ ही साथ नागरिक शब्द, इन सब चीजों के बारे में खोज होना स्टार्ट हो गई, इन पर जोर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली, जो भू संपत्ति अधिकारी थे, वो उसके बाद वहां पे एक नेशनल असेंबली का गठन होता है। भू संपत्ति अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति हो जाती है। फिर उसके बाद वहां पे फ्रांसीसी ध्वज जो होता है वो चुना जाता है। ठीक है, जिसमें 3 कलर होते हैं, वो आप वहां देख सकते हो। और उसके बाद फ्रेंच भाषा जो है वहां की जो है भाषा चुन ली जाती है। फ्रेंच भाषा को वहां की राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, जो कि पेरिस में बोली जाती थी। फिर उसके बाद बात करें एक समान नाप तौल की पद्धति, क्योंकि लोग नाप तौल भी अलग अलग तरीके से करते थे तो एक समान नाप तौल भी की पद्धति भी आ गई। और उसके बाद नेशनल असेंबली का गठन हुआ। वहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, तो आप उसको एक जगह पे लिख लेना। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? आखिर फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों?
तो वहां का जो राजा था लुई 16वें एक बहुत अयोग्य राजा था। वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था और अत्याचार करने के कारण लोगों ने सोचा कि भैया ये अत्याचार अब हम नहीं सह पाएंगे। वो बड़े बड़े जो लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके साथ वो बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग था, उनको वो बहुत परेशान करते थे। तो ये एक कारण था कि वो अयोग्य शासक था। फिर आगे बात करें मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग जो बच्चों था वो एक पढ़ा लिखा वर्ग था। कैसा वर्ग था? एक पढ़ा लिखा वर्ग था। और इस वर्ग का जब उदय हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? फ्रांसीसी क्रांति का एक बहुत मुख्य कारण यह बन जाता है। फिर आगे बात करें मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मजदूर वर्ग वहां का जो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो चाहता है कि भैया हमें आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार बहुत होता था। बंधुआ मजदूरों के तरीके से काम करना पड़ता था, सही तरीके से वेतन भी नहीं मिलता था। फिर उसके बाद बात करें आम जनता की दयनीय स्थिति। जो वहां के लोग होते थे उनको मजबूर किया जाता था काम के लिए। उन वहां के जो लोग होते थे उनको मजबूर किया जाता था कि ये कपड़े ही पहनना है, ये वाली भाषा ही बोलनी है। तो वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। और साथ ही साथ आजादी पर प्रतिबंध, है ना। लोगों को बोला जाता था कि भैया पूजा नहीं करोगे या पूजा पाठ नहीं करोगे, यानी किसी एक धर्म को नहीं मानोगे, जो हम कहेंगे बस वही मानना पड़ेगा। तो ये सब थे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। चलिए